मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कांवड़ मेला शुरू होने से पहले करें सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी लोगों की जन समस्याएं। अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान करने के निर्देश। उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने वाले डीजीपी अशोक कुमार ने IND24 से की खास बातचीत। कहा जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है उत्तराखंड पुलिस। और पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग ने किया रेड अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन की सभी टीमें हुई अलर्ट। नदी किनारे रहने वाले लोग रहें ज्यादा सतर्क। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। अगस्त और सितंबर में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू कर दी गई है। युवाओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि भर्ती स्थलों में रहने, खाने, बिजली, पानी, शौचालयों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था कीजिए, चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये निर्देश हैं तमाम अधिकारियों को। बाकायदा उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अहम निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कहा है कि जो अभ्यर्थी वहां आएंगे अग्निवीर भर्ती में, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि किसी भी प्रकार की समस्या अभ्यर्थियों को नहीं होना चाहिए जो अग्निवीर में शामिल होने आ रहे हैं। तो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया जो कि केंद्र की मोदी सरकार की एक अहम योजना है और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने भी अपने तमाम राज्यों को भी निर्देश दिए हैं। खासतौर से वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड भी उन्हीं राज्यों में से एक है। हमारे साथ इस खबर पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कैलाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर हम पुराने बयान भी देखें तो उन्होंने कहा था कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो युवाओं को न केवल स्वावलंबी बनाएगी बल्कि साथ ही साथ देश की सुरक्षा में भी मील का पत्थर साबित होगी। और कहीं ना कहीं ये जो बड़े निर्देश हैं वो इसी कड़ी में दिए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से अग्निवीर योजना की बात की जाए तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ये है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी की अगर बात करें, सबसे पहले बेरोजगारी को हम देखना होगा कि पूरे देश में बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही थी और बेरोजगारी को रोकने के लिए एक ऐसा हथकंडा यहाँ पर सरकार द्वारा अपनाया गया कि कम से कम युवाओं को 4 साल का रोजगार जरूर मिले, उसके बाद उनको जो अन्य यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो मिल सके, अन्य विभागों में उनको समायोजित किया जा सके। जहां तक बात उत्तराखंड सरकार की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो योजना है बहुत ही कारगर साबित होगी। और उत्तराखंड की बात करें विवेक, तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त से ये जो सेना में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक ली है अधिकारियों की। और जो मुख्य सचिव है उनको साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि जहां जहां पर भी ये भर्तियां होगी वहां पर खाने पीने, रहने, बिजली की, शौचालय और साफ सफाई की बिल्कुल यहाँ पर ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि जो आने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तराखंड और आर्मी का एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। उत्तराखंड के हर घर से अगर बात करें तो हर परिवार से एक न एक सदस्य आर्मी में जरूर है, इसलिए उत्तराखंड को बहुत अहम माना जाता है सेना के लिए। बिल्कुल, और न केवल शौर्य की धरती है बल्कि इस देश के पहले CDS
जनरल विपिन रावत भी इसी धरती से आते हैं। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कैलाश जी, क्योंकि हमने देखा था उत्तराखंड के कुछ हिस्से, चाहे हम उधम सिंह नगर की बात करें, यहाँ पर कुछ विरोध के सुर भी देखने को मिले थे। हालांकि जब बात की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से या उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से, तो उनका यह कहना था कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, विपक्षी पार्टी की भी साजिश बताई। अब क्या कुछ स्थिति है अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो? ये मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। अभी जिस तरीके से अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं, एयरफोर्स में 3000 भर्तियां निकली थी विवेक, और अग्निवीर जो अग्नि पथ योजना के तहत 7.5 लाख युवाओं ने उसमें आवेदन किया था। तो अंदाजा आप लगाइए कि महज 3000 भर्तियां और उसमें 7.5 लाख युवाओं का आवेदन करना कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और युवा चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने वो रोजगार से जुड़ सके, चाहे वो 4 साल का ही रोजगार हो, लेकिन रोजगार रोजगार होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार साफ तौर पर यह कह चुकी है, क्योंकि विपक्ष, जिस तरीके से आपने भी कहा, विपक्ष वाकई में लगातार ये सवाल उठा रहा था, लेकिन विपक्ष को दो टूक यहाँ पर सरकार ने जवाब दिया है, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि जवाबदेही उत्तराखंड सरकार की है कि जब ये 4 साल के बाद ऐसे जो युवा होंगे, युवा जब वहां से बाहर निकलेंगे प्रशिक्षण लेके या फिर रिटायरमेंट लेके, तो उनको अन्य विभागों में समायोजन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी। और ऐसा कहा भी है। और कई ऐसे विभाग हैं जहां पर क्लर्क्स की जरूरत पड़ती है, और खासतौर पर तब जब ये युवा इस उम्र में अब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो जाहिर तौर पर इन युवाओं से कई तरह की मैन पावर के रूप में इस्तेमाल इन युवाओं को अन्य विभागों में किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सके कि विपक्ष का काम आरोप प्रत्यारोप करना है, और जाहिर तौर पर विपक्ष करता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, सरकार का ये काम होना चाहिए कि सरकार जो बात कहती है, सरकार उस बात पर तटस्थ रहे, जो अभी उत्तराखंड की सरकार नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो लगातार निर्देश दे रहे हैं सीएम धामी, इसी कड़ी में बने रहिएगा हमारे साथ। कैलाश, एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। पौड़ी और नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें, नदियों नालों के किनारे बसे लोग अलर्ट रहें, ये कहना है मौसम विभाग का। आपदा प्रबंधन की टीमें सभी जगह तैनात कर दी गई हैं। वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जहां हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में, जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें, तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे, तो वहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को काफ़ी सतर्क रहना है। साथ ही जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगा और बोल्डर्स वगैरह गिरना। तो जो मूवमेंट है लोग अगर संभव हो तो अवॉइड करें। ये 2 डिस्ट्रिक्ट की खासकर मैं बात करूँ, और बहुत ज़रूरी हो तो फिर काफ़ी सावधानी के साथ जो है मूवमेंट करें। तो देखा आपने मौसम विभाग ने किस तरह से रेड अलर्ट जारी किया है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि ऐसे लोग जो नदी किनारे रहते हों वो बिल्कुल सतर्क रहें। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, मौसम विभाग ने न केवल रेड अलर्ट जारी किया बल्कि साथ ही साथ ये भी बताया है कि नदियों नालों के किनारे जो बसे लोग हैं वे खासतौर पर अलर्ट रहें। जी बिल्कुल विवेक, देखिए बारिश की मैं बात करूं तो बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त भी यहाँ पर बारिश हो रही है, और जिस तरीके से अगर बात करें तो देर रात ये बहुत तेज बारिश थी, इसलिए लगातार मौसम विभाग कड़ी निगरानी इस वक्त वेदर में अपनी बनाए हुए है। और मौसम विभाग ने जो रिपोर्ट एक बार फिर से आपदा प्रबंधन को भेज दी है कि आज रेड अलर्ट जारी किया गया है इन तमाम इलाकों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा जो इस वक्त जो पहाड़ से जो नदियां इस वक्त आती हैं, वो नदियां अपने उफान पर हैं। बहुत तेज यहाँ पर नदियों का बहाव हो चला है, पानी की जो मात्रा है वो अधिक यहाँ पर बढ़ चुकी है, नदियों की जल प्रवाह बहुत तेज हो गया है। इसीलिए यहाँ पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये अलर्ट यहाँ पर किया है कि ऐसे समय में जो चिन्हित जो इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, जहां पर बोल्डर या चट्टाने गिर सकती है, वहां पर आप बिल्कुल भी यात्रा ना करें। क्योंकि अगर विवेक मैं पीछे
कुछ दिनों की बात करूं, जब से मानसून शुरू हुआ है तो कई यहाँ पर हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी यहाँ पर लोगों को करता आया है। और मौसम विभाग के बिल्कुल। अलर्ट के बाद जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें चौकस हो चुकी हैं, अलर्ट हो चुकी हैं और जो भी चिन्हित इलाके हैं वहां पर सतर्कता बरती जाए, ऐसा अधिकारियों को निर्देश पहले ही मुख्यमंत्री दे चुके हैं। मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आपदा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त विवेक ये है कि भले ही चारधाम यात्रा कम हो चुकी है लेकिन अभी भी यात्रा चल रही है, अभी भी यात्री आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है कि ऐसे यात्रियों को, उनकी यात्रा को सुचारू रखना, उन यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ले जाना और फिर वापस अपने शहरों, अपने गंतव्यों की ओर रवाना करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऊपर से जब मानसून की यहाँ पर मार पड़ रही है तो कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती ये प्रशासन के लिए है। और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि जब भी मौसम विभाग कोई भी अलर्ट जारी करता है तो उस अलर्ट को बड़ी ही गंभीरता से यहाँ पर लिया जाए और उसके तहत जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम करें। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर पे आपका रुख करेंगे कैलाश। ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है। पूर्व आईएएस के 3 रिश्तेदारों के खाते सीज कर दिए गए हैं। पूर्व आईएएस रामविलास यादव के 3 रिश्तेदारों के खाते सीज किए गए हैं। दरअसल 3 बैंकों के 5 खातों में गड़बड़ी मिली थी। रामविलास के रिश्तेदारों के नाम कई बैंक खाते बताए जा रहे हैं। इन खातों में लेन देन है और ये भी बताया जा रहा है कि रामविलास और उनके परिवारजनों के जरिए इन खातों में लेन देन हुआ है। यानी कि तहकीकात और तफ्तीश में अब टीम काफी आगे पहुंच चुकी है और पूर्व आईएएस के 3 रिश्तेदारों के खातों को सीज कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, तहकीकात और तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है और यही वजह है कि अब उन तीनों खातों को भी सीज कर दिया गया है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से रामविलास यादव की बात करें तो रामविलास यादव की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले ही उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनको 2 दिन पहले 1 दिन के लिए यहाँ पर रिमांड पर लिया गया था यहाँ पर विजिलेंस द्वारा और उनसे कड़ी पूछताछ की गई थी, जिसपे उनसे 100 से ज्यादा सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वहीं उनकी पत्नी की बात करें, उनकी पत्नी को 6 नोटिस भेजे गए, लेकिन उनकी पत्नी ने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। हालांकि उनका बेटा और जो बेटी थे उनको तलब किया गया था विजिलेंस दफ्तर देहरादून में, जहां पर उनसे कई सवाल किए गए थे, लेकिन वो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और अब उनकी पत्नी पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी यहाँ पर विजिलेंस कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर जो आप यहाँ पर है कि 3 उनके रिश्तेदारों के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जो उनकी रिश्तेदारों के नाम पर थे। उन पर अब चुप्पी साध गए हैं रामविलास यादव, क्योंकि कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी हुई अब नजर आने लगी है। और ये तो शुरुआत है विवेक, इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी बेनामी संपत्तियां हैं जो उनके कई रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज हो सकती हैं, जिसका जवाब देने में बिल्कुल भी यहाँ पर नाकाम साबित हुए हैं रामविलास यादव। और अब विजिलेंस की जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार नजरें अपनी बनाए हुए था विजिलेंस, जहां पर उन्होंने लगातार यहाँ पर छापेमारी की थी। तो कहीं ना कहीं अब बाल की खाल निकालने की तैयारी विजिलेंस कर रहा है और विजिलेंस तब तक इस चीज को नहीं रोकेगा, नहीं छोड़ेगा जब तक दूध का दूध और पानी का पानी साफ नहीं हो जाता। मैं एक अहम बात और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था रामविलास यादव के मामले में, जिस तरह से आपने बीते दिनों भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी कई बड़े महकमों की ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या अब ये माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड में धामी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो ये परस्पर एक सरकारों की समन्वयता से भी इस तरह के जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं ये शिकंजे में आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार की बात करें तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है उत्तराखंड की, और ये जीरो टॉलरेंस का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रामविलास यादव लखनऊ प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग में थे, जहां पर करोड़ों अरबों रुपए की डीलिंग हुआ करती है, जहां पर कई तरह का राजस्व वहां पर सरकार को मिलता है, लेकिन अफसोस की राजस्व सरकार को तो नहीं मिला उत्तर प्रदेश की। रामविलास यादव को जरूर उस राजस्व की प्राप्ति हुई कई रूपों में, चाहे वो पैसे के रूप में हुई, यहाँ पर काले धन के रूप में हुई हो या फिर अवैध प्रॉपर्टीज के रूप में हुई हो। और उत्तराखंड में भी जिस तरीके से यहाँ पर वो बड़े पदों पर थे, यहाँ पर भी उन्होंने इस धंधे को नहीं छोड़ा था, जिसके बाद वो रडार पर थे विजिलेंस की। और फिर उसके बाद जब विजिलेंस ने छापेमारी की तो
यहाँ पर बिल्कुल धराशायी होते हुए नजर आए रामविलास यादव। लेकिन हालांकि जब उन्होंने कुछ नहीं बोला, विजिलेंस की टीम को उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो विजिलेंस से उनके परिवार को यहाँ पर बुलाया, लेकिन फिर भी जब परिवार द्वारा उनको संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिए गए तो और यहाँ पर तहकीकात की गई और तहकीकात के बाद ये पता चला कि उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी रामविलास यादव द्वारा। तो अब इंतजार इसी बात का है कि रामविलास यादव से और कड़ाई से पूछताछ हो, ताकि जो भी अन्य जो दस्तावेज है जो विजिलेंस के हाथ लगे हैं उनकी सच्चाई मालूमात हो। बिल्कुल, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि धामी सरकार ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड के 100 अस्पतालों में ऑनलाइन परामर्श सेवा शुरू की जाएगी। आपको बता दें, दून, हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन की सेवा मिलेगी। मरीजों को सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श मिल सकेगा। दून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऐसे मरीजों को। दून मेडिकल कॉलेज में 25 जुलाई से ये सेवा शुरू होगी। तीनों मेडिकल कॉलेजों से 100 सीएचसी और पीएचसी को जोड़ा जाएगा। डॉक्टर सुशील ओझा को नोडल अफसर बनाया गया है। दून में नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुशील ओझा। तो ये बड़ी सेवा उत्तराखंड को मिलने जा रही है और 100 अस्पतालों में ऑनलाइन परामर्श सेवा होगी, यानी अपने आप में ये काफी बड़ी योजना है। तो दून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऐसे मरीजों को। तीनों मेडिकल कॉलेजों से 100 सीएचसी और पीएचसी को जोड़ा जाएगा। डॉक्टर सुशील ओझा को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। दून में नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुशील ओझा। और अब बड़ी खबर हल्द्वानी से। रात से ही शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव देखा गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव की वजह से सड़कों पर कई वाहन भी फंसे नजर आए। हल्द्वानी नगर निगम की पोल भी खुलती नजर आ रही है। तो बीती रात से शहर में मूसलाधार बारिश से जगह जगह बदइंतजामी देखने को मिली। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जल भराव की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं। बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। सड़कों पर कई वाहन भी फंसे नजर आए। हल्द्वानी नगर निगम ने क्या तैयारियां की थी ये आप देख सकते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, तस्वीरें बताने के लिए बहुत पर्याप्त हैं कि हल्द्वानी नगर निगम आखिर साल भर कर क्या रहा था जब मुख्य बाजार की सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन जाए। हाँ देखिए विवेक, बताना चाहूंगा जो हल्द्वानी शहर की जो देर रात से लगातार यहाँ पे बरसात हो रही है, बरसात के चलते पूरी तरह से जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है, नगर निगम पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही। चाहे बनभूलपुरा की बात करें, कालाडोंग की बात करें या फिर चीफ महल की बात करें, इस तरह से पूरी 4 घंटे की बरसात में इतना जलभराव हो गया है कि पूरी कई वाहन जो है खराब हो गए हैं। लोग जाम पानी में फंस गए हैं। लेकिन नगर निगम ने जिस प्रकार से दावे कर रहा था कि हमने पूरी मानसून से पहले पूरी व्यवस्था कर ली है, कोई भी कहीं जलभराव नहीं हो, लेकिन साफ तौर से मानसून के आते ही जो है पहला मानसून आया, पूरी तरह से सड़कों पर जलभराव हो गया है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल यहाँ पर खुलती दिखाई दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। मुख्य बाजार की ये सड़क है और किस तरह से लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ तौर पर उनकी परेशानियां देख सकते हैं। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जन समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
ये सुनिश्चित किया जाए कि जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो। आम जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए बार बार मुख्यमंत्री तक आने की जरूरत न पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व विचार मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों से संवाद करने के साथ ही उनके विचार भी सुने और उनको सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में जन संवाद पर आधारित विकास का मॉडल तैयार करने का हमारा प्रयास है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार करने में जन सुझावों के साथ बोधिसत्व विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खेलों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिले, इसके लिए खेल नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मेजर जनरल एन.एस. राजपुरोहित ने अग्निपथ योजना के बारे में उन्हें अवगत कराया। उत्तराखंड में अगस्त और सितंबर माह में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। गढ़वाल रीजन के सभी जनपदों के लिए भर्ती रैली 19 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कोटद्वार में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के लिए भर्ती रैली 20 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक, रानीखेत में और चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों के लिए 5 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। सीएम धामी ने सीसीआर हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने को कहा। सकुशल कांवड़ मेला संपन्न कराने के लिए भी उन्होंने अन्य राज्यों के अधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर बात करने की कही है और इसके साथ ही साथ 14 जुलाई से होने वाले कांवड़ मेले में स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश खासतौर पर दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ महंत रविंद्र पुरी, परमार्थ निकेतन के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती, विधायक आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक संजय गुप्ता और कई साधु संत मौजूद रहे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सुखद संदेश दिया। कुछ समय बाद रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय में एक 50वीं का क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल बनने जा रहा है। ये 23 करोड़ की लागत से बनेगा। गंभीर बीमारी और आपातकाल की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिले में ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार होने जा रहा है। चाहे गर्भवती महिलाओं का लाने और ले जाने की व्यवस्था हो, चाहे हमारे आयुष्मान कार्ड की से जो फ्री इलाज हो रहा हो, और चाहे हर प्रकार की हम 228 जाँचें 58 जाँचें फ्री करा रहे हैं और अभी तक 25,000 लोगों की जाँचें फ्री हो चुकी है रुद्रप्रयाग जिले में। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे हैं। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।